अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिल्डो थेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है मोहब्बत पे दस्तक अस्कलिफ़ा सहता है एपिसोड 54। और ये मर्दों की सबसे बड़ी खामी ही नहीं बल्कि हॉबी भी है, यानी कि हर वक्त औरत को इल्ज़ाम ठहराते रहना। नगीन ने बहुत इत्मीनान से उसकी बात लौटाई थी। हाँ तो वकील साहब, आप बताएं क्या रेशो है मर्दों सन की खामियाँ और खूबियों का? उसने फर्जी माइक मोहित के आगे करते हुए बड़े अंदाज से पूछा तो उसने संजीदगी से कहा, ये सब हालात पर मुनहसर है, न कि मर्द या औरत होने पर। बेवफाई और वफा, ये कहाँ खामियाँ या खूबियाँ किसी के मिरास नहीं होती। हमारे पास बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिसमें औरत मजलूम होती है, तो वही ऐसे केसेस की भी कमी नहीं जिनमें एक औरत अच्छे खासे मर्द को रगड़ कर रख देती है। ये तो मुल्क सतह की बात है भाई, हम तो घरेलू डिस्कशन कर रहे हैं, भला हम शौहरों से ज़्यादा मजलूम और कौन होगा। अब मैं नुमान का दर्द बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकता हूँ। अनस ने नगीन को शरारती नज़रों से देखते हुए आह भरी थी। और मेरे दर्द का कुछ नहीं, अब तक मुझे ईद ही नहीं दी आपने, जो कि मेरा हक बनता है। नगीन ने चोट की तो अस्मा भाभी ने तंज किया था, शादी के बाद सिर्फ औरत पर हकूक़ व फ़राइज़ का इतलाक़ होता है नगीन। इन लोगों की सारी ताबीर शादी से पहले तक होती है। उनकी बात पर अनस ने कहकहा लगाया था, आपकी इस बात से तो नगीन कभी भी इत्तेफाक नहीं करेगी। उसका मतलब समझते हुए नगीन चीख गई थी। अनस ने मुस्कुराते हुए अपना वॉलेट निकाल कर नगीन को थमा दिया। मैं अभी हर इल्ज़ाम को धो देता हूँ। इस बिल्ली को सबसे ज़्यादा ईदी देना, वरना ये बख्शने वाली नहीं है। उसने कहते हुए सोहा की तरफ इशारा किया था, जो उसकी बात सुनकर खिल उठी। आप ही क्या करोगी इतने रुपयों का? अब तो तुम्हारे पास इतने जमा हो गए हैं कि इन पर बाआसान टैक्स लग सकता है। वजदान की नज़र हम वक्त उसके मनी बॉक्स पर रहती थी और उसका जोहा से उधार पर चलता ही रहता था। मैं भी यही सोच रही हूँ कि टैक्स लगवा ही लूँ, कम अज़ कम मुफ्त खोरों से तो जान छूटेगी जो उधार लेकर वापस भी नहीं करते। जोहा ने इत्मीनान से जवाब दिया था। सबा और नौफल नहीं आया अभी तक। मरियम फूफो ने इस्तफसार किया था, वो शाम को आएंगे। ताईजान ने तमानियत से कहा तो चची जान उन्हें मफसलन बताने लगी, हमने तो बहुत इस्रार किया कि कुछ दिन पहले आकर रहती, ईद यहीं गुजरती। फिर कहने लगी कि ससुराल में पहली ईद है और यूँ भी सोलेहा आपा का बहुत ख्याल करती है। शाम को अनस और नगीन उधर जाएंगे तो वो दोनों यहाँ आ जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। सबा और नगीन दोनों ही इस मामले में बहुत समझदार हैं, वरना आज की लड़कियों में ना तो इस कदर एहसास है और ना ही रिश्तों को जोड़कर रखने का गुण। मरियम फूफो ने साहब को इसे राय दी थी। उन्हें बाहैसियत बहू के नगीन मीर हाउस के लिए बहुत बेहतरीन चॉइस लगी थी, जिसने पूरा साइश माहौल में आँख खोलने के बावजूद ताइश पसंदी को खुद पर हावी नहीं होने दिया था और ना ही तसाहिल पसंदी से काम लेकर घरेलू जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश की थी। उसके बरक्स वो हर काम को बहुत शौक़ से सीखने की कोशिश करती थी। बाहर से आने वाला उस घर की बहू बेटियों में तमीज़ नहीं कर पाता था। वो इस कदर सब में घुल मिल कर रहती थी। चलो भाई, जल्दी से कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो, भूख बहुत लग रही है। इमाद को सबसे ज़्यादा जल्दी भूख लगती थी। अभी किचन से उठती खुशबू मादे का इम्तिहान लेने लगी तो उसने शोर मचा दिया। मरियम फूफो के साथ नगीन और अस्मा भाभी फ़ौरन ही उठ गईं, जबकि चाची जान मुसलसल जोहा को घूर रही थी, जो इमाद और चाँद के साथ बातें बिगाड़ने में जुटी हुई थी। इतना सिखाने पढ़ाने के बाद भी वो उसमें अपनी पसंद का एहसास जिम्मेदारी पैदा नहीं कर पाई थी, जो लड़कियों को हर घरेलू काम की मुनासिबत से करने का शावर देता है। अदीना अपनी भरपूर तैयारी के साथ कमरे में दाखिल हुई तो सबा तैयार होने के बाद कमरे में फैली अशिया को तरतीब से रख रही थी। अरे ये क्या सबा, पहली ईद है तुम्हारी, मैके से आया सूट नहीं पहना तुमने? वो मसनूई हैरत मुज़ाहिर करते हुए कह रही थी। मैंने सोचा इतने सालों तक मैके वालों ही के बनाए कपड़े पहनती रही हूँ, इस बार ज़रा शौहर को खुश किया जाए। सबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो किलस कर रह गई। उसे फिर से वो रात याद आने लगी जब वो काफ़ी देर नौफल की गाड़ी के पास खड़ी उसका इंतज़ार करती रही थी, मगर वो सबा को साथ लिए मार्केट खंगालता फिर रहा था। अदीना को तो उसके दोस्त ने घर ड्रॉप कर ही दिया था, मगर जब नौफल और सबा गैर मुतवक्का तौर पर इकट्ठे वापस पहुँचे तो सही मायनों में अदीना जलकर खाकस्तर हो गई। बड़ी अजीब सी बात है, अदीना ने शान उचकाते हुए कहा, वरना अमूमन लड़कियां मायके से आया जोड़ा ही पहनती हैं। पहनूंगी ना, शाम को जब उधर जाऊंगी तब। अभी तो फ़िलहाल शौहर को खुश करने के लिए यह एहतमाम किया है।
صبا کو پتہ نہیں کیوں اس جھوٹ میں بہت مزہ آیا تھا اور ہنسی بھی۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے نوفل اس معاملے میں کس قدر جذباتی ہے۔ ادینہ کو اس کے لشکارے مارتے روپ پر رشک بھی آیا تھا اور بے پناہ حسد بھی محسوس ہوا تھا۔ جانے کیا جادو کر رکھا تھا اس عام سی لڑکی نے نوفل کے حواس پر کہ جو ایک پل کو اسے دکھائی دیتا تو اگلے ہی پل اس کی وارفتگی بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں ہوتی تھی۔ مجھے یہ ڈریس نوفل ہی نے دلوایا تھا اور خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ عید پہ ضرور پہننا۔ ادینہ آخری لمحوں تک بازی کھیلنے کا گر جانتی تھی۔ اٹھلا کر بولی تو صبا نے بڑے خلوص سے اس کی تعریف کی۔ چند ثانیوں کی توقف کے بعد ادینہ یوں بولی جیسے اچانک ہی یاد آیا ہو، پتہ ہے صبا، جب ممانی جان نے میری اور نوفل کی بات طے کر رکھی تھی تب بھی نوفل ہر موقع پر میرے لیے اپنی پسند کا ڈریس بنواتا تھا اور اس کی ضد ہوتی تھی کہ میں وہی ڈریس اور جوڑا پہنوں جو اس نے پسند کی ہے۔ اس نئی خبر پر صبا تو ٹھٹکی سو ٹھٹکی۔ نوفل کے قدم بھی دہلیز پر ہی رک گئے تھے۔ صالحہ بیگم نے نوفل اور ادینہ کے متعلق ایسا کچھ سوچ رکھا ہو تو ہو، مگر نوفل نے کبھی بھولے سے بھی ادینہ کو ایسا کوئی مقام نہیں دیا تھا۔ اور جہاں تک شاپنگ کی بات تھی تو یہ واقعی وہ سچ کہہ رہی تھی، مگر بات کا کریڈٹ بھی نوفل کی جذباتیت کو جاتا تھا۔ وہ خود سے منسلک ہر رشتے کا یوں ہی خیال رکھنے کا عادی تھا، مگر اب جس انداز میں ادینہ بات کر رہی تھی وہ بھی نظر انداز کیا جانے والا نہیں تھا۔ صبا کی تو نہیں، البتہ ادینہ کی غلط فہمی ضرور دور کرنے کی ضرورت تھی۔ السلام علیکم، عید مبارک، وہ بڑی خوش بار سے انداز میں کہتا اندر داخل ہوا تھا کہ مدھم انداز پر حاوی ہوتے ادینہ کے پرجوش اور قدر بھی تکلفانہ انداز نے نوفل کو بہت حیران کر دیا تھا۔ تمہیں اکثر کرتا شلوار پہننا چاہیے نوفل، یو آر لکنگ ویری اسمارٹ۔ یہ تمہاری ہی تھی۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے نوفل نے والیٹ میں سے روپے نکال کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ ٹھٹکی۔ یہ کیا نوفل، ایسی تھوڑی مزہ آتا ہے عیدی لینے کا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی تکرار نہیں، تم خود سمجھدار ہو۔ آئی ایم میرڈ ناؤ، میں کہاں بحث و تکرار میں وقت ضائع کرتا پھروں، ابھی مجھے بیوی سے عیدی ملنی ہے۔ وہ کثن مسکرایا تھا، انداز میں ایک محسوس کن سی سمانیت تھی۔ جہاں ادینہ کو ایک جھٹکا لگا وہیں صبا کو بھی غیر متوقع الفاظ سن کر اپنے وجود میں سنسنی سی محسوس ہوئی تھی۔ بہت اچھا طریقہ ہے مجھے کمرے سے بھگانے کا۔ وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ کیا کریں، پہلی عید کا جام ہی کچھ اور ہوتا ہے، وہ گہری سانس بھرتا کہہ رہا تھا۔ صبا ان کے انداز گفتگو پر خواہ خجل ہو رہی تھی۔ میں امی جان کو دیکھا ہوں ذرا، صبا سنجیدگی سے کہتی منظر سے ہٹنے لگی تھی، مگر راستے ہی میں نوفل اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک گیا۔ ابھی ٹھہرے ذرا، ادینہ دیکھ لیتی ہے نا امی کو۔ کیوں ادینہ؟ وہ ہونٹوں پر بڑی خوشنما سی مسکراہٹ لیے ادینہ سے رائے طلب کر رہا تھا۔ ادینہ سے مسکرانا دو بھر ہونے لگا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ دل میں چلتا لاؤ لیے پلٹ گئی تھی۔ نوفل نے گہری سانس بھرتے ہوئے ایک نظر ساتھ کھڑی صبا پر ڈالی۔ اس کا دلایا ہوا سوٹ، گلے میں خوبصورت سا نیکلیس اور ہاتھوں میں اسی کے دیے ہوئے کنگن، ایک عجیب سے احساس نے اس کے اندر قدم دھرا تھا۔ پارسا عورت بہت خوبصورت نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے فطری شام و حیا اور معصومیت بھری سادگی سے ہر خوبصورتی کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ صبا بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور عموماً بہت سادہ حلیے میں رہتی تھی، مگر نوفل کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ اسے اپنی طرف کیوں متوجہ کرتی ہے، جبکہ وہ اپنے اطراف میں خود ساختہ بدگمانیوں اور شکوک کی دیواریں گر کیے بیٹھا تھا۔ شاید ان آنکھوں نے بھی میرے گرد ایک ایسی ہی دیوار کھینچ رکھی ہے کہ میں کہیں جا نہیں پا رہا۔ چاہتے ہوئے بھی صبا نے اپنا ہاتھ کھینچا تو وہ کسی دھیان سے چونکا تھا۔ اکیلے میں تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کے ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے، قدر طنزیہ انداز میں کہتی نوفل کو پوری طرح سے متوجہ کر گئی تھی۔ اس کی شانوں کو تھامتا وہ تھوڑا سا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بہت آسانیت سے پوچھنے لگا، آپ کو کس نے کہا کہ ڈرامہ ہے؟ وہ بری طرح چونکی تھی۔ اس جملے کے کئی معنی نکالے جا سکتے تھے اور سب سے بڑھ کر نوفل کے اس انداز کے، مگر وہ نوفل کے اس انداز سے مسمرائز نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہر بار وہ یوں ہی ہاتھ بڑھا کر پھر اس کا ہاتھ جھٹک دیتا تھا۔ اتنے عرصے سے ایک ڈرامہ ہی تو کھیل رہے ہیں آپ میرے ساتھ، کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے بہت تحمل سے کہتے ہوئے اپنے شانوں پر سے اس کے ہاتھ ہٹائے تھے۔ اگر آپ چاہیں تو اس ڈرامے کو حقیقت بنایا جا سکتا ہے۔ وہ جانے کس رو میں تھا، بے اختیار میں، مگر صبا کے اندر کہیں گہری زر پڑی تھی۔ حقیقت سے ڈرامے بنا کرتے ہیں، نہ کہ ڈرامے سے حقیقت۔ ویسے اگر ہماری لائف پر ڈرامہ بنے تو بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ صبا کی آنکھوں میں بے اختیار ہی
नमी उतर आई थी। बेहद दिल गिरफ्तगी से बोली, ड्रामा ही तो है हमारी ज़िंदगी, दूसरों को दिखाने के लिए हंसना, दूसरों को खुश करना, इसके लिए कामयाब बस्तवाजी ज़िंदगी की एक्टिंग करना। इसका मतलब है कि आप इस सबसे तंग आ गई हैं। वो मबहम से अंदाज में कहता फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ था। सफ़ेद बराक, कल्फ लगे कुर्ते शलवार में मलबूस, वो भरपूर मर्दाना शख्सियत के साथ माहौल पर छाया हुआ महसूस हो रहा था। शादी से लेकर अब तक सबा ने उसे कभी भी इस लिबास में नहीं देखा था। उसका पहनाव वेस्टर्न ही हुआ करता था और अब जैसे उस वजाहत और तमकनत में उस लिबास ने मज़ीद इजाफा कर दिया था। नहीं, बहुत खुश हूँ, बल्कि मैं तो ऐसे ही ज़िंदगी के ख्वाब देखा करती थी। उसका दिल जलकर खाक हुआ था। ख्वाबों का क्या है, हम सिर्फ ख्वाब देखने पर ही कादिर हैं, उनकी ताबीर अपने हक़ में नहीं हो सकती। मैंने भी बहुत ख्वाब देखे थे अपनी ज़िंदगी के लिए, वो अजीब से अंदाज में कह रहा था। सबा फिर बोली, इंतकाम पूरा करने से बेहतर था कि इन ख्वाबों ही को पूरा कर लेते। कम अज़ कम किसी और की ज़िंदगी बर्बादी से बच जाती, किसी और के ख्वाब तो न टूटते। वो चौंका था, वो इंतहाई शिकस्ता और दिल गिरफ्ता थी। मैंने तो आपसे कहा ना कि हर ख्वाब की ताबीर अपनी मनपसंद नहीं होती। बाज़ ख्वाब हकीकत रूप धारने पर बहुत ख़तरनाक और नाकाबिल कबूल हो जाते हैं। वो ठहरे हुए अंदाज में कह रहा था। सबा बस उसे देख कर रह गई। ये आपकी ईदी? वो उसकी तरफ कुड़कुड़ाते हुए नोट बढ़ा रहा था, मगर सबा ने उनकी तरफ एक नज़र भी नहीं की थी। बहुत शुक्रिया इस मेहरबानी का, मगर अब शायद मुझे ना तो आपसे किसी चीज़ की ज़रूरत है और न तवक्को। बड़ी तहम्मुल से कहती मज़ीद वहाँ नहीं रुकी थी। नफल कई पल उस ज़ाविये में खड़ा रह गया। मुझसे क्या तवक्कुआत वाबस्ता किए बैठी हो सबा मीर, तुमने तो खुद मेरे तवक्कुआत को इस बुरी तरह तोड़ा है कि वो सख्ती से लब भींच गया था। अब शायद इमाद और सबा के बीच कुछ ना रहा हो। शायद शादी के बाद सबा मुझसे वाकई कुछ तो वाबस्ता कर बैठी हो, या शायद मोहब्बत की उम्मीद रखती हो। नौफल के जहन में ख्यालात की भाग दौड़ मची थी। मगर मैं ये कैसे भूलूं कि तुम्हारे इन जज्बात पर, इन एहसासात पर किसी और का कब्ज़ा रह चुका है। वो नीचे आया तो वो सालिहा बेगम के साथ कुछ गप्पियों में मसरूफ़ थी। बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं यूँ ही इसका ख्याल रखूँ। मुख्तसर सी ज़िंदगी को सिर्फ और की होश में देना भला कहाँ की दानिशमंदी है। जब तक समय के समंदर से खुशियों के मोती ना चुन ले, भाई पीछे मुड़कर देखने पर खुशी और तमानियत का एहसास होना चाहिए ना, कि सूद व ज़यान का। सबा ने उन्हें बताया था कि ये लिबास और ज्वेलरी नौफल के गिफ्ट करदा है, तो वो बहुत खुश हुई थी। उसने नौफल से कहा तो वह दिक्कत मुस्करा पाया। उसने भी तो अपना दिल पसंद शरीक सफ़र के साथ ऐसे ही ज़िंदगी गुजारने की तमन्ना की थी, मगर यही तो ज़िंदगी और ख्वाब ज़िंदगी की हकीकत खिलती है। वो गहरी सांस भरता सालिहा बेगम के पास बैठ गया था। आप बस दुआ क्या करें अम्मी, और खुश रहा करें, वो संजीदगी से कह रहा था। सालिहा बेगम ने उसकी पेशानी चूम कर खुशियों भरी ज़िंदगी की दुआ दी थी। मेरी खुशी तो तुम दोनों के खुश रहने से मशरूत है मेरी जान। नगीन की तरफ से तो ऐसा इत्मीनान मिला है दिल को कि बयां से बाहर है। सही कदरदानों में गई है मेरी बच्ची। इतना ख्याल रखते हैं उसके ससुराल वाले, और मोहब्बत करने वाला शौहर। मेरी तो सारी फिक्रें ख़त्म हो गई हैं। नौफल ने बेसाख्ता सबा की तरफ देखा था। वो होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लिए उनकी बातें सुन रही थी। नौफल पर बहुत गैर महसूस कुन झुंझलाहट हमला करने लगी। वो क्यों इतनी पतिव्रता बन रही थी? हर वक्त अपने रवैये से नौफल के रवैये को क्यों तलाश करती रहती थी? मगर क्यों छिपाया करती थी वो उसकी असलियत सबसे? वो इतने महीने से उसकी एक बात का सुराग नहीं लगा पाया था, या फ़कत अपने भाई की खुशगवार ज़िंदगी की खातिर भी नागवार ज़िंदगी सह रही थी? मगर क्या उसकी सोच इतनी ही शफाफ है कि महज अपने भाई की बल्कि मेरी बहन की ज़िंदगी की खातिर बेलौस है ये? उसकी सोचें उलझा कर मज़ीद कंचलक हो रही थी। दोपहर के खाने के बाद नौफल ने खुद ही उसे मुखातिब किया था। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए। निकी और अनस को भी तो इधर आना है। वो ना भी आए बेटा, मगर जो हक़ सबा का है उसे हर सूरत मिलना चाहिए। तुम लोगों का तो वहाँ हर बार जाना बनता है। सालिहा बेगम ने बड़ी खूबसूरती से उसकी गलती की निशानदेही की थी। वो अनस और निकी नौफल और सबा के माबैन रिश्ते को मखसूस वट्टे सट्टे का रंग देने के हक़ में नहीं थी। बहुत बेहतर, नौफल ने फर्माबरदारी से सर झुकाया था। सबा दिल गिरफ्तार सी उठ खड़ी हुई। उसकी समझ में नहीं आता था कि वो सालिहा बेगम की अच्छाई पर खुश हो या नौफल के नारवा रवैयों के दुख मनाए। एक नौफल अहमद
اسے صحیح مان دے دیتا تو وہ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی گردان دیتی، مگر یہاں سب کو حسب آرزو ملنے لگے تو دنیا جنت بن جائے۔ عید کے روز تو خوشی دل سے پھوٹتی ہے، مگر صبح کو آج بھی خوش ہونے کے لیے کوشش کرنی پڑ رہی تھی۔ میری زندگی میں بناوٹ یہ کھوٹ کب تک میرے خدا، یا پھر مجھے کاش وہ گناہ یاد آ جائیں جس کے بعد آج میں مجھے یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، تو میں ہر تاوان چکا کر کفارہ ادا کر دوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پشمردہ ہو رہی تھی، اتنی دل گرفتہ کہ آج میر ہاؤس جانے کا خیال بھی اس کو خوشی سے بھر نہیں پا رہا تھا۔ اس کی یہ خاموشی نوفل نے بھی بہت شدت سے محسوس کی تھی، مگر وہ خود جانے کن الجھنوں میں گھرا تھا کہ ہمیشہ کی طرح اسے اذیت دے کر خوشی حاصل کرنے کی بجائے خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔ اس گھوشل فضا کی خاموشی کو نوفل کے پرسنل سیل کے رنگ نے توڑا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ڈیش بورڈ پر تھرتھراتا موبائل اٹھا کر بٹن پش کرتے ہوئے کان سے لگا لیا۔ خیر مبارک، تمہیں بھی عید مبارک ہو۔ وہ اتنے عرصے میں پہلی بار مسکرایا تھا۔ صبح صرف کھڑکی سے باہر جھانکتی رہی۔ آفر تو اچھی ہے، مگر کیا ہے کہ ابھی تو میں اپنی سسرال جا رہا ہوں، جانے وہاں کیا پروگرام سیٹ ہو۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں کہتا صبح کی سماعتوں کو متوجہ کر گیا۔ تو پھر تم خود ہی صبح سے بات کیوں نہیں کر لیتی؟ ہاں ابھی گاڑی میں ہی ہیں ہم۔ ہاں بات کرو، وہ کہنے کے بعد موبائل صبح کی طرف بڑھا رہا تھا۔ صبح سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ظاہر آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، وہ بس دور ونڈ اسکرین کے پار دیکھتا کہہ رہا تھا، دل پر بہت جبر کرتے ہوئے۔ موبائل فون اٹھا کر اس نے کان سے لگایا تھا۔ بہت پرجوش ہائے ہیلو کے بعد وہ اصل بات پر آئی تھی۔ رات کو پارٹی رکھی ہے میں نے گھر پر، اور میری شدت سے خواہش ہے کہ تم دونوں ضرور شرکت کرو۔ ابھی تو ہم گھر جا رہے ہیں۔ صبح کا حامی بھرنے کا قطعی ارادہ نہیں تھا، مگر پھر بھی اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بے ساختہ نظر نوفل پر ڈالی تھی، مگر وہ اسی معیت کے ساتھ ڈرائیونگ میں مصروف تھا، یعنی اس آفر کو قبول یا رد کرنے کی ساری ذمہ داری صبا ہی کی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے صبا، ابھی تو بہت ٹائم ہے، گھر والوں سے ملو، گپ شپ لگاؤ، پارٹی تو کافی بعد ہے، یار دوست مل بیٹھیں گے یار۔ ظالے کے اصرار میں بہت بے ساختگی بھری اپنائیت تھی، اور ادھر صبا میر تھی مربت و محبت میں گندھی ہوئی۔ پتہ نہیں گھر والوں نے کیا پروگرام بنایا ہو۔ انکار کرنے کی کوشش میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ ظالے کے محض ایک ہی بار اصرار کرنے پر وہ موم ہو گئی تھی۔ اوکے، اب لگی ہونا نوفل کی بیوی، وہ تو شوقین ہے پارٹیز اور ہلے گلے کا۔ ظالے نے ہنس کر کہا تو صبا نے اس نئی اطلاع کے ساتھ الوداعی کلمات کہتے ہوئے فون نوفل کی طرف بڑھا دیا تھا۔ اس نے ٹائمنگ وغیرہ کنفرم کر کے فون آف کر دیا تھا۔ اگر آپ کا موڈ نہیں تھا تو آپ پر دعوت قبول کرنے کی مجبوری نہیں تھی، وہ جھٹتی نگاہ اس پر ڈالتا کہہ رہا تھا۔ جہاں اتنا کچھ برداشت کر رہی ہوں وہیں ایک آپ کی منظور نظر بھی صحیح، صبا نے بڑے مضبوط سے کہا تھا۔ نوفل نے کچھ کہنے کی کوشش میں کھلتے لبوں کو بمشکل آپس میں بھیجا تھا۔ گاڑی کی فضا پھر سے بوجھل ہو گئی تھی۔ میری صرف ایک ہی شرط ہے، خبردار جو تم نے میرے بغیر وہاں رہنے کی ضد کی تو۔ نگین کو بیگ میں کپڑے ٹھوستے دیکھ کر کمرے میں آتے ہی انس نے صفا چٹ انداز میں کہا تو وہ جل کر بولی، تو میں کون سا ہفتہ بھر رہنے کو جا رہی ہوں، آپ کے ساتھ ہی واپس آؤں گی، آپ کا کیا بھروسہ ہے اب۔ انس دل کھول کر ہنسا تھا، پھر اس کا دل جلانے والے انداز میں بولا، تو یوں کہو نا کہ میری یہ بے اعتباری ہو رہی ہے۔ ہاں ہو رہی ہے، نگین نے صاحب کو اسے اعتراف کیا تھا۔ اس روز میں ہفتہ بھر رہ کے آئی تو آپ کیسے آزاد ہوئے پھر رہے تھے، بلکہ اڑ رہے تھے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنے زلفوں کے جنگل میں قید رکھو، اپنے علاوہ کچھ سوچنے نہ دو، مگر تمہیں خود ہی کچھ پرواہ نہیں ہے اپنے ہینڈسم شوہر کی، تو پھر شوہر بیچارہ کیا کرے؟ وہ بڑی معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ نگین کو غصہ آنے لگا، دانت پیس کر بولی، ایک تو بیوی کے ادھر ادھر ہوتے ہی ہینڈسم شوہر کو چارے کی ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے، تبھی تو خود کو بیچارے محسوس کرتے ہیں۔ انس نے بہت مشکل سے ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس کے شانے پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے شرارت سے کہا، تو چارے کو کیا ضرورت ہے ادھر ادھر ہو کر شوہر کو بیچارہ کرنے کی؟ وہ پوری کی پوری اس کی طرف گھوم گئی تو وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ یہی تو بات ہے، بیوی کو چارہ سمجھ رکھا ہے آپ لوگوں نے، جب جی چاہا اس کا موجود اشد ضروری ہے، بیوی کو بھی کبھی بیچاری سمجھ لیا کریں، وہ تنزن کہہ رہی تھی۔ انس نے دونوں ہاتھ اس کی طرف حمائل کرتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں جکڑ لیا تھا، تو بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عقل استعمال کرے، معصوم شوہر کو اتنے چالاک زمانے کے حوالے کر کے میکے نہ جایا کرے۔ جب آپ میرے حقوق ضبط کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ کا یہ رومانٹک انداز مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا۔
वो वाक़ईतन चिढ़ गई थी। खबरदार, तुम मुझ पर अपने हकूक़ के सिलसिले में कोई उंगली नहीं उठा सकती। मोहब्बत करने के मामले में तो मैं चूक ही नहीं सकता कभी। वो अपने कहे को अमल से यकीन बख्श रहा था। नगीन की सांस रुकने लगी, और ये तो वो भी मानती थी कि अनस के जज्बात की शोरीदा सरी का साथ देना तो वो दूर की बात थी। वो जज्बात को सह भी नहीं पाती थी। एक हया का सा एहसास उस पर हमेशा हावी रहता था। उसके बरक्स अपने जज्बात के फ़ियल और इजहार के मामले में अनस बहुत बेबाक था। अनस, देर हो रही है। वो किस मिसाई थी। अनस ने उसके दिल फरेब चेहरे को गहरी निगाह समोया था। क्या बहुत ज़रूरी आ जाना? उसके लबो लहजे से झलकते मखसूस इस्तेकाक को पाते ही नगीन ने जैसे होश में आते हुए उसके बाजुओं को झटक दिया था। खबरदार, जो आपने मुझे वरगलाने की कोशिश की तो आज ईद का दिन है और मुझे घर ज़रूर जाना है। देखा, एक ही पल में मुझे शैतान के मनसब पर फाइज कर दिया। वो दिल मिलाया था। नगीन को हंसी आ गई। ये मैंने कब कहा? आपके दिल का चोर बोला होगा। वरगलाने का काम शैतान का होता है और तुम मुझे शैतान कह रही हो। वो अपनी बात पर जोर देते हुए नाराज़गी से कहता बिस्तर पर दराज हो गया था। नगीन गहरी सांस भर के रह गई। अब अगला आधा घंटा उसे मनाने में सर्फ होने वाला था और ये बात वो अच्छी तरह जानती थी। दरवाज़ा खटखटाए जाने पर वो पलटी थी। आ जाए। दरवाज़ा खोलकर हमरा ने अंदर झाँका था। सबाबी और नौफल भाई आ गए हैं। वो इत्तला देकर गायब हो गई थी। देखा, ऐसे होते हैं अच्छे शौहर। नगीन ने उसे मज़ीद तपाया था और वो वाकई सुलगता हुआ उठ बैठा। एक तुम और तुम्हारा भाई, अच्छों की दुनिया तुम्हें दोनों पर ख़त्म हो गई होगी। अच्छा बाबा, सॉरी, अब बाहर तो चलें। नगीन ने हंसते हुए अपने कानों को हाथ लगाया तो चंद लम्हे उसे घूरते रहने के बाद वो मुस्कुरा दिया था। अगर तुम मेरी इतनी प्यारी बीवी ना होती तो मैं कभी भी तुमसे राज़ी नहीं होता। कमरे से निकलते हुए वो उसे बावर करा रहा था। नगीन के होठों पर बेसाख्ता हंसी चटकी थी। वजी, एक बार तुम मेरे हाथ आओ, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। उसे धमका रही थी, मगर वजदान कहाँ हाथ आने वाला था। मिनटों में उड़न छू हुआ। सबा ने पीछे से जोहा को बाहों के घेरे में ले लिया तो वह घबरा कर पलटी। फिर सबा को देखकर जोश भरे अंदाज में ईद मिलने लगी। तुमने वो गाना नहीं सुना जोई? शादी के दिन है करीब, बन्नो ज़रा धीरे बोलो। वो शरारत से कह रही थी, मगर जोहा ने उसे वहीं टोक दिया। ईद के रोज़ तो मूड ख़राब मत करो। लगता है मोहित भाई ने ईदी नहीं दी। उनसे तो ऐसी ईदी वसूल कर रही हूँ कि याद करेंगे वो भी। वो अजीब से अंदाज में मुस्कुराई तो सबा ने पूरे तजस्सुस अंदाज में पूछा, ऐसा क्या मांग लिया तुमने? अपनी ज़िंदगी, अपनी आज़ादी? वो लहक कर बोली थी। सबा ने उसे यूँ देखा जैसे उसका दिमाग पर जाने का मुकम्मल यकीन हो गया हो। तुम ज़रा ये बताओ कि नाफिल भाई किधर है? मैं उनसे आज दो दो हाथ करने वाली हूँ। बताओ, हमारी लड़की पर कब्ज़ा ही करके बैठ गए हैं। जोहा एक लगती बदल गई थी। सबा हल्के से मुस्कुराई। वो सबके साथ लाउंज में बैठे हैं। निकी और अनस भाई चले गए क्या? जोहा उसके साथ लाउंज की तरफ बढ़ते हुए पूछ रही थी। सबा ने इस बात में जवाब दिया, हाँ, अभी निकले हैं हमारे आने के बाद। जोहा जाते ही नॉवल को घेर कर बैठ गई, जो पहले ही वजदान और हमरा के नरगे में था। पहले तो निकालें, एक भारी भरकमी दी। उसके बाद मैं आप पर एक बहुत भारी मुकदमा चलाने वाली हूँ। उसने धौंस भरे अंदाज में कहा था। हाँ भाई, क्यों नहीं, तुम चला सकती हो मुकदमा। आखिर एक इतना काबिल वकील सौंप रहे हैं तुम्हें। नौफल ने हंसते हुए बेसाख्ती से कहा तो उसके अंदर तक कड़वाहट भर गई। ये तो हो ही नहीं सकता कि नौफल के साथ वाले सोफे पर बैठा मुरीद हसन इस जुमले से मरहूम रहा हो। गलतफहमी है आपकी दूल्हा भाई। हम अपने ज़ोरे बाजू पर भरोसा करने वाले लोग हैं, दूसरों का सहारा नहीं लेते। ऊँची आवाज़ में बोली तो अपना वॉलेट निकालता नौफल हंस दिया। उसने अपना वॉलेट निकाल कर सबा की तरफ बढ़ाया था। मैं इसे क्या करूं? वो गड़बड़ाई तो अस्मा भाभी ने आह भर की इशारत से कहा, ये तो हाल है हम बेचारी बीवियों का। कभी जो शौहर मेहरबान हो जाए तो भी यकीन नहीं आता। उनके इस फिक्रे और सबा के जीप उठने पर सभी ने लुत्फ लिया था। भाई, ईद ही दे सबको। नौफल की आंखों में हल्की सी तंबीह थी। अपने आप संभालते हुए दूसरे लफ्ज़ों में उसका इमेज बरकरार रखने की। सबा ने दिल पर जबर करते हुए उसका वॉलेट थामा था। अभी आती दफ़ा उसके दिए हुए रुपयों को उसने हाथ भी नहीं लगाया था और अब इतने इस्तेकाक से नोट बांटना उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। मगर शायद उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अनचाहा ही रह गया था। तब शायद उसने बदला चुकाने की सही की थी। बड़े खुले दिल और खुले हाथ से उसने नौफल का वॉलेट हल्का करते हुए वजदान, हमरा और जोहा के साथ साथ अहमरा और चांद को भी ईदी दी थी। शाबाश है भाई। और मेरी ईदी कहाँ गई?
चांद को ईदी मिलते ही इमाद को सख्त एतराज़ हुआ था। इतने बड़े होकर मुझसे ईदी लेंगे? सबा को हंसी आई थी। तुम कौन सा उम्रों के लिहाज से दे रही हो? ये चांद तो जैसे शेर ख्वारगी की उम्र में है। मुझसे सिर्फ 4 ही माह छोटा है। वो तड़प ही तो उठा था। इतने बड़े होने के ताने पर ये बहुत कॉन्शियस है उम्र के मामले में। जोहा को भी हंसी आ गई थी। शर्म करो इमाद, अब दी हुई ईदी की वापसी का बंदोबस्त कर रहे हो? अस्मा भाभी उसे गैरत दिलाने वाले अंदाज में कह रही थी। जी, और आपका जो नन्हा शौहर है ना, वो भी कुछ देर पहले ही सबको अपनी बाली उमरिया का किस्से सुनाकर ईदी बटोर कर फारिग हुआ है। इमाद ने पूरा बदला चुकाया था। सबकी हंसी पर अस्मा भाभी ने अपने मियाँ को हल्के निगाह से घूर कर देखा था। नमान को खुद इमाद की लंतराई पर हंसी आ रही थी। रात के खाने पर ख़वातीन ने बेहद एहतमाम किया था। हम दोनों कहीं इन्वाइटेड हैं अम्मी, सिवा ने पहले ही बता दिया था। खुशी से बेटा, मगर ईद के रोज़ से एहतमाम होता ही है, उन्होंने तसल्ली दी थी। जाले के यहाँ जाने तक वो खांसी पशी मुर्दा हो चुकी थी। कपड़े बदल कर वो अपने साथ लाया अम्मी की तरफ का जोड़ा पहन कर उलझी सी बैठी थी जब नौफल उसके कमरे में दाखिल हुआ था। आप अभी तक यूं ही बैठी हैं? वो ठिठका था। इस कदर खुलते हुए रंग के लिबास में वो बेहद नुमाया हो रही थी। दुपट्टे से बेनियाज मुतनासिब सरापा एक अलग ही बहार दे रहा था। क्या बहुत ज़रूरी है जाना? वो जैसे बहुत हार कर पूछ रही थी। वो चंद सेकंड के लिए खामोशी से उसे देखता रहा, फिर बहुत नॉर्मल अंदाज में बोला, ये तो आपको उस वक्त सोचना चाहिए था। हामी आप ही ने भरी थी उस इनविटेशन के लिए, आपने भी तो मना नहीं किया था। वो बेदिली से चोटी के बल खुलने लगी। वेरी वेल। वो धीरे से हंसता हुआ आगे बढ़कर उसे तकिए से टेक लगाता बिस्तर पर नींद दराज हो गया। यानी अब आप मेरी मर्ज़ी की पाबंद हो गई हैं। मर्ज़ी हो या ना हो, किसी का पाबंद होना ही बहुत मायने रखता है। वो बहुत सबसे कह रही थी। ओहो, तो ये बात आपके लिए भी मायने रखती है? वो तंज़िया लहज़े में बोला तो अपने घने बालों को ब्रश से संभालती वो हमारे तहय्युर के पलट कर उसे देखने लगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि शादी को एक खेल के तौर पर आपने खेला है। इस शादी से आपके मफादात वाबस्ता थे, मेरे नहीं। मैंने तो यूं ही शादी की थी जैसे सब लड़कियां करती हैं। फिर आप मुझ पर तंज के तीर क्यों चलाते रहते हैं, यूँ जैसे ये खेल आपने नहीं मैंने खेला हो? उसने तलखी से कहा था। चंद लम्हे उसे देखते रहने के बाद नौफल ने आंखें मूंद ली थी। उसके तर्ज़ अमल ने सबा को अंदर तक तोड़ फोड़ दिया था। उसका जी चाहा कि ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगे, इतना कि नौफल अहमद की ये बेनियाजी चटक कर रह जाए, वो भी दुनिया के सामने अपने किए का जवाब दे ठहरे। वही तकलीफ़ उसके भी हिस्से में आए जिसका शिकार वो हो रही थी। उसका जी तो चाहा कि अजीम ढिठाई का मुजाहिरा करते हुए उस इनविटेशन को रद्द कर दे, शायद नौफल अहमद से कुछ बदला लिया जाए। मगर फिर वही औरत की असली कमज़ोरी, खुद से ज़्यादा खुद से मुंसलिक रिश्तों का ख्याल हमा वक्त जंजीर के मानंद पैरों से लिपटा रहता है। उसे भी जगह और माहौल का ध्यान रोक गया था। उसके बाद सबा ने मुकम्मल तैयारी के बाद उसे जगाया था। मेरे कपड़े नहीं लाई आप? वो सोई सोई नज़रों से उसे देखता पूछ रहा था। शायद कुछ ही देर में वो नींद के झोंकों की जद में आ गया था। सबा ने खामोशी से उसके कपड़े लाकर बिस्तर पर डाल दिए जो उसी पार्टी के ख्याल से अपने कपड़ों के साथ ले आई थी। ईद के रोज़ मुँह उठाकर किसी और के घर चल देना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मगर अब साले से हामी भर के वो खुद अपने पाँव में बेड़ी डाल बैठी थी। ओके जी, तो हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है और आपको अब तक कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइएगा। अभी तक तो सब अच्छा जा रहा है और बस मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से उनका सॉर्ट हो जाए और मतलब जानना चाहती हूँ कि उनकी जो बात है वो कैसे खुलेगी, उनको कैसे पता चलेगा। और मुईद और सोहा का, उनका तो मैं क्या कहूँ, मतलब उनका बहुत कन्फ्यूज़ ही चल रहा है। वो सुसाइड की धमकी दे रही है, वो खुद समझ नहीं पा रहा। चलिए देखेंगे आगे क्या होगा। और नसर नकीन मैंने पहले भी कहा था, परफेक्ट है। आप प्लीज़ हमें सुनते रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। आप अपना ख्याल रखिएगा। अब हम आपसे कल लेंगे। खुदा हाफिज़।